अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस, रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। तो हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट में क्या फ़र्क होता है। वो ये कि जो डीसी सर्किट होता है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, और जो एसी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें होते हैं नॉर्मली। तो एसी सर्किट में अब हम क्या चाहते हैं ये रेजोनेंस कंडीशन में कि जो सर्किट हो वो एसी हो, लेकिन वो बिहेव करे एज अ प्योरली डीसी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर, डीसी के तौर पर नहीं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करे। अगर एक एसी सर्किट हो, जैसे एसी करंट फ्लो करे और उसमें आर एल एंड सी जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो भी मौजूद हों, और वो बिहेव करे एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जैसे कि उस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। अगर इस तरीके से बिहेव करे तो उसको हम कहेंगे वो सर्किट एज अ रेजोनेंस कंडीशन में है। अच्छा, आरएलसी जो तीन एलिमेंट्स हैं उनमें जो दो एलिमेंट्स हैं ना, जो एल और सी, ये बेसिकली कहलाते हैं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, या इनको रिएक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो रेजोनेंस हमें कब मिलेगा? ये अब आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि इन एसी सर्किट कंटेनिंग रिएक्टिव एलिमेंट्स एल एंड सी इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन द सर्किट पावर फैक्टर इज यूनिटी। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हों एल एंड सी, और उसके बावजूद भी अगर सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हमें मिल रहा है तो ये सर्किट रेजोनेंस में क्या है। ठीक हो गया। नहीं तो नॉर्मली सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी तब होता है जब वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, लेकिन यहाँ ये है सर्किट आरएलसी, मतलब इसमें एल और सी कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये बिहेव करे एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो आगे देखें। अच्छा, पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा? जब आप के वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज एंगल जो है वो जीरो बनेगा। अच्छा, रेजोनेंस मीन्स टू बी इन स्टेप विथ। रेजोनेंस का मतलब है एक साथ चलना। टू बी इन स्टेप विथ, अच्छा, टू बी इन स्टेप विथ का यहाँ मतलब वोल्टेज और करंट के सेंस में है कि वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में इन फेज हैं, उनके दरमियान 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और कोई फेज डिफरेंस इनके दरमियान नहीं है। तो फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब, या इन फेज होने का मतलब है कि जिस टाइम करंट स्टार्ट हुआ उसी टाइम वोल्टेज स्टार्ट हुआ, एक साथ स्टार्ट हुए, एक साथ पीक पे पहुंच गए, फिर एक साथ जीरो पे आके पहुंच गए, तो ये एक ही साथ चलते रहते हैं। इन दोनों का सफ़र एक साथ चलता है। इसके इस वजह से जाहिर सी बात है, अगर एक साथ वो चलते रहे तो उनका फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा। टू बी इन स्टेप विद का मतलब है कि वोल्टेज और करंट एक एक साथ चलते चलते रहते हैं। अच्छा, when applied voltage in circuit current in an AC circuit are in step with, वही बात हो गई कि अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट करंट जो है वो आपस में स्टेप विथ हों, मतलब वो आपस में इन फेज हों, उनके दरमियान फेज एंगल जीरो बने, पावर फैक्टर यूनिटी बने, क्योंकि कास 0 डिग्री वन होता है और कास फाई ही को पावर फैक्टर कहते हैं। तो हम कहेंगे कि द सर्किट इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो हम कहेंगे ये सर्किट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में है अब, क्योंकि एल सी होने के बावजूद पावर फैक्टर यूनिटी है और फेज एंगल का जीरो बनना ये होता है। अब ये कंडीशन है कि अगर ये रेजोनेंस कंडीशन आपको सीरीज एसी सर्किट में मिलेगा तो आप इसको कहेंगे सीरीज रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन आपको पैरेलल एसी सर्किट में मिलेगा तो आप इसको कहेंगे पैरेलल रेजोनेंस। ठीक हो गया, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का
वैल्यू होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस कंडीशन अचीव होता है, ये रेजोनेंस कंडीशन हमें मिलता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं, पावर फैक्टर यूनिटी बनता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाम से जाहिर है फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस कंडीशन अकर्स। तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ आर से। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल आर मींस रेजोनेंट। अच्छा आगे चलें तो ये हम देख रहे हैं कि सीरीज आरएलसी एसी सर्किट। अब ये जो रेजोनेंस कंडीशन है वो सीरीज में स्पेशली हम पढ़ेंगे। तो आर एल सी ये तीनों कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, एसी सर्किट है हमारे पास और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये रेजोनेंस में कब कहलाएगा, जब उसका सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ठीक हो गया। तो अब ये देखें लिखा हुआ है कंसीडर अ सीरीज आरएलसी सर्किट कनेक्टेड टू एसी सप्लाई वी वोल्ट्स। जाहिर सी बात है जो वोल्टेज हमारा एसी सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है वो उसका आरएमएस वैल्यू होता है हमेशा। अब आरएलसी सीरीज एसी सर्किट ये हमने पहले भी पढ़ा था अलग से टॉपिक, और इसका इम्पीडेंस का फार्मूला ये है जो सामने लिखा हुआ है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x जो है ना उस वो बराबर होता है, x को रिएक्टेंस कहते हैं, खाली रिएक्टेंस, और ये बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्स सी के। तो एक ही बात है, वैल्यू जस्ट पुट करना है आपको। तो ये हो गया इम्पीडेंस का फार्मूला आर एल सी ए सी सीरीज सर्किट का। अच्छा अब सर्किट का अगर करंट हम देखें ओम्स लॉ यूज करके तो V अपॉन जेड इसका फार्मूला बनेगा करंट का ओम्स लॉ को रीअरेंज करके। तो V ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है और Z का जो ऊपर वाला वैल्यू है पूरा ये आप इसके नीचे रखना है। ठीक हो गया। अब ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किए दो, एक इम्पीडेंस का ऊपर वाला और नीचे करंट वाला, ये जो फार्मूलाज हैं ये रेजोनेंस कंडीशन के फार्मूलाज नहीं है। ये नॉर्मल जब आरएलसी एसी सीरीज सर्किट होगा नॉर्मली, रेजोनेंस कंडीशन नहीं। अब आए देखें कि ये फार्मूलाज कैसे चेंज होते हैं जब रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगा। तो अब एक कॉमन पॉइंट ये कि मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं कि ऊपर का जो फार्मूला है Z इक्वल्स टू ये पूरा सारा, ये Z बराबर हो जाए सिर्फ R के, तो हमें रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्किट जो होता है वो आर एल सी होने के बावजूद एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करे। तो प्योर रेजिस्टिवली के तौर पर कैसे बिहेव करेगा, जब उसका पूरा जो इम्पीडेंस है ना वो रेजिस्टेंस के बराबर हो। अब ये Z इक्वल्स टू आर किससे बनेगा, ऊपर वाला फार्मूला ये तभी बनेगा जब एक्सएल माइनस एक्स सी ये पूरा ब्रैकेट जीरो बन जाए, तो Z इक्वल टू आर बनेगा। अब ये एक्सएल माइनस एक्स सी जीरो कैसे बनेगा, ये तब बनेगा जब एक्सएल और एक्स सी इक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो ये नीचे लिखा हुआ है, यही पॉइंट लिखा हुआ है कि रेजोनेंस विल अकर इन द सर्किट। रेजोनेंस आपका सर्किट में तभी होगा जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा, और पावर फैक्टर यूनिटी तब होगा जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होंगे। अच्छा आगे ये बात करता है, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी is a very important condition in the resonance while discussing the resonance। अच्छा आगे देखें, regardless of the values of inductance and capacitance there is one frequency at which these two reactances become equal। अच्छा become equal and अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ ये बात है कि आप इंडक्टेंस C और L के वैल्यूज को छोड़ दें, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इम्पोर्टेंस भी यही है कि ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जो एक्सएल और एक्ससी को आपस में बराबर कर देता है। सपोज एक्सएल 2 ओम है और एक्ससी भी 2 ओम है, तो एक्सएल और एक्ससी को 2 ओम
दोनों को बनाने वाली एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है कि एक्सएल और एक्ससी दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक्सएल के फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी आ रही है और एक्ससी के फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल और एक्ससी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो दोनों के एफ एफ को आप ऐसा एडजस्ट करो कि एक्सएल सेम आए और एक्ससी भी उसके ही से बराबर हो। तो बहरहाल, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं, सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी मिल जाए हमें। तो अब आप इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर आप डेरिवेशन को ज़रा देखें, तो इसकी डेरिवेशन इसी पॉइंट से निकलेगी, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, इसी पॉइंट से। तो एक्सएल का फार्मूला पुट करें, एक्सएल की जगह 2 पाई एफ एल और एक्ससी का 1/2 पाई एफ सी। अब एफ के साथ आर इसीलिए लगा हुआ है कि ये जो एक्सएल और एक्ससी का बराबर होना है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, इसीलिए। अब आप इस फार्मूले को रीअरेंज करें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट के लिए, तो आपको फार्मूला मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। दैट इज द फार्मूला फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अच्छा, नीचे दिया गया है कि एल सी और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसके एसआई स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, वो ये एसआई यूनिट्स, एल हेनरी में मेजर होता है, सी फेराड में, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सीरीज रेजोनेंस के इफेक्ट्स क्या होते हैं? कि फर्स्ट पॉइंट, द की पॉइंट इज एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ना सर्किट प्योरली ना सर्किट कैपेसिटिव के तौर पर बिहेव करेगा, ना सर्किट इंडक्टिव के तौर पर बिहेव करेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होंगे तो ना एक्स सी की चलेगी और ना एक्स एल की चलेगी। तो अगर दोनों की नहीं चलेगी तो इसका मतलब है ना सर्किट कैपेसिटिव कहलाएगा, ना सर्किट इंडक्टिव कहलाएगा, बल्कि ये दोनों बराबर होने पर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसी पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करें कि अगर सपोज करो आप एक्सएल ज्यादा है एक्ससी से, तो सर्किट बिहेव करेगा एज इंडक्टिव सर्किट, और अगर एक्ससी ज्यादा है तो सर्किट बिहेव करेगा एज कैपेसिटिव सर्किट। लेकिन सर्किट रेजोनेंस में नहीं होगा उस टाइम फिर, या इंडक्टिव एक्सएल ज्यादा होगा फिर भी नहीं बनेगा काम, एक्ससी ज्यादा होगा तब भी नहीं। जब दोनों बराबर होंगे फिर रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगी। और नीचे सेकंड पॉइंट पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है कि ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जहां पर ये कंडीशन अचीव हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जेड आर मतलब रेजोनेंट इम्पीडेंस, मतलब द इम्पीडेंस एट द रेजोनेंस कंडीशन, ये सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर जाके बचता है। और सिर्फ आर के बराबर होने का मतलब है कि सर्किट का इम्पीडेंस जो है ना, वो अपोजिशन ऑफ द करंट, ये बहुत कम हो गया है। क्यों कि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर है। तो ये चीजें आप ऊपर जेड वाले फार्मूले में पुट करें तो जेड सिंपली आपको आर के बराबर मिल जाएगा। अच्छा, सर्किट करंट, रेजोनेंट करंट मतलब द करंट ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई आर। तो ये ओम्स लॉ के मुताबिक वी अपॉन जेड आर, और जेड आर बराबर है आर के ऊपर देखें। तो ये जो है, अब ये देखें कि सर्किट का करंट जो है वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है रेजोनेंस कंडीशन पे। वो इसीलिए कि सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम है, तो जाहिर सी बात है सर्किट का करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इम्पीडेंस ज्यादा होने का मतलब है कि ऑपोजिशन ज्यादा है और करंट कम फ्लो करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि इम्पीडेंस बहुत कम है तो अपोजिशन बहुत कम है, तो करंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया। तो सर्किट पावर फैक्टर क्या होगा, वो 1 होगा प्योरली। इसका फायदा ये होगा कि टोटल अपेरेंट पावर कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव पावर में, यूजफुल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टिव पावर कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज मैक्सिमम। पावर डिसिपेटेड का फार्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो जाहिर सी बात है, अगर करंट मैक्सिमम होगा, करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आई स्क्वायर आर में आप करंट का वैल्यू ज्यादा रखते जाओ तो आपको पी जो पावर है ना, उसका वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये अब आप देखें ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये जो देखें एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पर रिएक्टेंस है। तो आप देखें ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस रिएक्टेंस। तो
इस पी पॉइंट का मकसद ये है कि ये पॉइंट है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को कहेंगे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर जो रिएक्टेंस है ना एक्सएल और एक्ससी ये आपस में बराबर हो गए। बाकी अगर इसके अलावा देखें आप तो देखें एक तरीके से कैपेसिटिव जब एक्ससी ज़्यादा होगा और एक साइड में इंडक्टिव सर्किट जब एक्सएल ज़्यादा होगा तो ये एक्ससी एक्सएल का अनइक्वल होना ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस ये है कि जब एक्सएल और एक्ससी आपस में एग्जैक्टली बराबर हो जाए। सपोज करो एक्सएल 5 ओम है तो एक्ससी का 5 ओम होना लाजमी है रेजोनेंस कंडीशन में। अच्छा ये आया साइड में दूसरा रेजोनेंस कर्व क्या होता है? रेजोनेंस कर्व ये होता है कि आप फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान जो कर्व बनाते हो ये होता है रेजोनेंस कर्व। अब आप ये देखें कि एफ आर जो डॉटेड लाइन के एक्स एक्सिस पर एफ आर लिखा हुआ है कि इस पर आप करंट का देखें ऊपर वाला कर्व मैक्सिमम। तो इसका मतलब है इस एफ आर पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा रेजोनेंस कर्व है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आसान टॉपिक था। होपफुली यू गॉट इट।